हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा, राष्ट्रपति हैवियर मिले के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोजादा में हुआ औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में होसे दे सेंट मार्टिन मेमोरियल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। जनरल सेंट मार्टिन की स्पेन से आजादी दिलाने में अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में रखी देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला। कहा, सहकारी क्षेत्र में खत्म होगा भाई भतीजावाद, प्रशिक्षित लोगों को मिलेगी नौकरी। धरा गया भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी। अमेरिका में हुई गिरफ्तारी, भारत लाने की तैयारी शुरू। पीएनबी घोटाले में भाई नीरव की मदद करने का आरोप। और बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 608 रनों का विशाल लक्ष्य। टीम इंडिया ने पहली बार छुआ एक टेस्ट में 1000 रन का आंकड़ा। गिल ने खेली एक और शतकीय पारी। और अब सभी खबरें विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर मिले ने पीएम मोदी का स्वागत प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोसादा में किया। यहां औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। पीएम मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर मिले के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोसादा में हुई। और पीएम मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल पैलेस की बालकनी में खड़े होकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। और पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं जिनकी विरासत सीमाओं से परे है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान दुनिया के कई देशों में भी महान नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जहां मानवता के महान सेवकों ने अपने विचारों, संघर्षों और नेतृत्व से इतिहास की दिशा बदली है। यह श्रद्धांजलि उन महान नेताओं को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ अपने अपने देश को नई दिशा दी बल्कि मानवता की सेवा में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। यह उन महान व्यक्तियों के साथ साथ स्वतंत्रता, न्याय और मानवता के उन मूल्यों का भी सम्मान है जो आज भी दुनिया को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के स्मारकों का दौरा किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सैन मार्टिन मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने घाना के एकरा में नुक्रुम्हा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर नुक्रुम्हा के अमिट योगदान के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की तथा एक क्षण का मौन रखा। 11 मार्च 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा पर देश के इतिहास की दो महान हस्तियों, मॉरिशस के संस्थापक और प्रथम प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि दी। 27 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री आबे की स्मृति को सम्मानित किया, जिन्हें वे अपना प्रिय मित्र और भारत जापान साझेदारी का महान समर्थक मानते थे। 8-9 जुलाई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन का दौरा किया और रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हिल का दौरा किया। 29 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक और सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी अर्जेंटीना के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील जाएंगे। आइए सुनते हैं कितना महत्वपूर्ण है पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरो में हो रहा है और हमारे साथ हैं ब्राजील में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया। सर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व में कई तरह के संकट हैं, और ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं इस शिखर सम्मेलन के लिए? पहली बात तो आपको ये समझना कि ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो शुरू से रहा है ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म करना, और इस बार भी ब्राज़ील की अध्यक्षता में जो इस सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसका मेन एजेंडा भी ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का ही रहेगा। उसके अलावा ब्राज़ील ने चुने हैं कई और विषय, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। सर, आपने विस्तार की बात की। ब्रिक्स 4 देश से शुरू हुआ, फिर 5 बना और आज 10 फुल मेंबर हैं और कई कतार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि दुनिया में ब्रिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में? ग्लोबल साउथ के प्रति आकर्षण तो हमेशा रहा ही है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ को प्रमोट किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे हमारा एक आईटेक प्रोग्राम रहता है, वो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हम करते हैं। हम आईटी सेंटर्स बनाते हैं, हम और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन है विदेश मंत्रालय में, जिसका मेन काम जो प्रगतिशील देश हैं उनमें कार्य करने का है। तो ग्लोबल साउथ के देश भी लगता है ब्रिक्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। देखिए, एक्सपेंशन जो हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है, और आगे भी जैसा ये, क्योंकि ब्रिक्स एक देश डिसाइड नहीं करता है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा। तो जैसे जैसे मिलकर के मेंबरशिप डिसाइड करेगी, वैसे वैसे इसका विकास होता रहेगा। तो ग्लोबल साउथ के 2 महत्वपूर्ण देश भारत और ब्राज़ील एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। डीडी न्यूज़ के लिए ब्राज़ील के रियो द जेनेरो से कैमरा पर्सन जयशंकर और पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन। और ग्लोबल साउथ के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं भारत और ब्राज़ील, और दोनों ही कृषि प्रधान देश भी हैं। दोनों तरफ की सरकारों का जोर कृषि के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर है। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने बात की भारत और ब्राज़ील के 2 कृषि व्यवसायियों से, जिन्होंने बताया कि कैसे आपसी सहयोग से दोनों देशों के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को फायदा होगा। दुनिया के ग्लोबल साउथ में जिन 2 देशों के पास कृषि में काफ़ी महारत है, वो है भारत और ब्राज़ील। मनीष जी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में रुचि है, आप एग्रीकल्चर में बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर से पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो ब्राज़ील के जो हमारे जो टियागो बोल रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है भारत के किसानों को? देखिए, भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अभी इनकी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, जो इन लोगों की बातें भी सुनी हैं, तो उससे लग रहा है कि ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इनके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम लोग, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट एफपीओस को प्रमोट कर रही है, एफपीओस के थ्रू हम जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम कंबाइन करके और उसके साथ में कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत और ब्राज़ील में कोई सहयोग होता है तो उससे
क्या करेंगे? यहाँ पूंजी लगाएंगे, यहाँ की पूंजी वहाँ से ले जाएंगे, या यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाएंगे? कैसे ये सहयोग होगा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो इनके पास जो है एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को भी उधर ले जा सकते हैं, वहाँ यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ ले जा सकते हैं, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग और थोड़ा मंथन करेंगे, और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद है इन आने वाले 2 दिनों में। कल अपने पीएम साहब भी आ रहे हैं, जो कि हमेशा हम लोग लिए एनर्जी बूस्टर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ना कुछ अच्छा हमें और सहयोग मिले। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों में एग्रीकल्चर एक खास उसका फैक्टर है, और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील साथ में बढ़ें तो निश्चित तौर पे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ताकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर एग्रीकल्चर के मामले में, नई तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता कम होगी। और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ील में भी छोटे किसान हैं और भारत में भी छोटे किसान हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। और 2 दिनों के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और बाद में एक दिन पीएम मोदी की राजकीय जो यात्रा हो रही है, उसके अवसर पर भारत से अच्छी खासी संख्या में उद्यमी भी रियो डी जेनेरियो पहुंचे हुए हैं। वे ब्राजील के साथ व्यापार में सहयोग करने के इच्छुक हैं। क्या चाहते हैं वे पीएम मोदी की इस यात्रा से, इसे समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने। उन व्यापारियों से बातचीत किया, उनकी नज़र में क्या है भारत और ब्राजील के व्यापार के बीच चुनौतियां और समाधान, इस पर उन्होंने बातचीत की है। रियो द जेनेरो में 6-7 जुलाई को ब्रिक्स समिट होने वाला है, और उस ब्रिक्स समिट के पहले भारत और कई तरह के आयोजन कर रहा है। तो क्या होगा जब ब्राज़ील और इंडिया मिलेंगे, इस पर यह सम्मेलन यहाँ हो रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे साथ हैं कई लोग जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ब्राज़ील के साथ मिलकर नए तरीके का संबंध विकसित करना चाहते हैं। मोदी जी और प्रेसिडेंट लूला के बीच में बात होगी और ब्रिक्स सम्मेलन भी हो रहा है, तो इसमें कुछ आप सोच रहे हैं कि राहत कुछ मिलेगा? हाँ, टैरिफ में बड़ा राहत मिलेगा, और जो यूरो नॉर्म्स हैं, यूरो 6 था यहाँ पे, और इंडिया में BS6 चल रहा है। अब दोनों में जाके ऑलमोस्ट सिमिलरिटी हो गई है। अब इस पे समझौता होगा दोनों का। दोनों की जो भारत के मोदी साहब मिलेंगे और जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री साहब मिलेंगे, वो दोनों के बीच ये बातचीत होगी कि फ्री ट्रेड होगा, और टैरिफ रेट में हमारा एक डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रही। मेरे को यहाँ पे बहुत खुशी हुई ये देख के कि यहाँ पे भी बहुत चर्चा चल रही है स्टार्टअप्स को लेके, और मेरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जो पूंजी चाहिए, जो कोई भी मार्केट ओपनिंग करनी है यहाँ के लिए, वो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन करा है। यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर ड्यूटी 10 से 35% है, वो हम चाहते हैं कि कम हो जाए, तो एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेस फॉर इन जनरल। मैं यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यहाँ पे आया हूँ, और काफ़ी कुछ अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे मिला है। हमारी एक हेल्थ टेक कंपनी है, और हम मूलतः काम कर रहे हैं जो डिजिटल, जो स्मार्ट इकोनॉमी आज के है, वो सेफ भी नहीं है उतना, क्योंकि उसमें खतरे हैं जो शरीर के स्वास्थ्य पे और सेफ्टी पे भी उसका असर है। तो हम लोग विश्व के पहले लोग हैं जो सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ को बगैर चेंज किए उसकी जो हानिकारक जो पद्धति है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ब्राज़ील और भारत जब मिलेंगे तो कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं, और जो अंदर सम्मेलन चला है उस सम्मेलन में ब्राज़ील के अधिकारी मौजूद हैं और ब्राज़ील के बिजनेसमैन मौजूद हैं, भारत के अधिकारी मौजूद हैं और भारत के बिजनेसमैन मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स समिट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट लूला से मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच में चुनौतियां क्या हैं व्यापार में, और दोनों देशों के बीच व्यापार में अवसर क्या है, इन सारी चीज़ों पर विचार होगा। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से। और हर साल दुनिया भर के लाखों लोग रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को देखने पहुंचते हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 30 मीटर है। इसे रियो डी जेनेरियो की पहचान के तौर पर जाना जाता है। इस मशहूर प्रतिमा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने।
दुनिया को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी ईसा मसीह की एक प्रतिमा रियो द जेनेरियो के कोरकोवाडो पहाड़ पर स्थित है। इसे माना जाता है ब्राजील की परंपरा में, ब्राजील के धार्मिक सहिष्णुता में और ब्राजील में शांति, दया और करुणा दिखाने में इस मूर्ति को एक प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति के माध्यम से दुनिया के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि अगर गंभीर से गंभीर संकट का भी सामना करना हो तो आदमी पहाड़ पर भी चढ़कर मूर्तियां मिरेकल कर सकता है। रियो द जेनेरियो में इस मूर्ति के अगल बगल आप देखेंगे तो तरह तरह के दृश्य हैं। इस दृश्य को देखकर आपको लगेगा कि ये दृश्य जो है समुद्र का है, ये दृश्य पहाड़ का है और ये दृश्य मानव के उस सारे प्रयास का है जो मानव जाति को, मानव प्रजाति को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसी रियो द जेनेरियो में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया के कई ग्लोबल साउथ के देश शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हैं। अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ डीडी न्यूज़ के लिए। और यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम, चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत। ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। यह विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से बनने वाली विश्व की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा चुकी है। ये यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारिता विकास की रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से तकनीकी सजगता, अकाउंटेंसी की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मार्केटिंग के गुण तो आएंगे ही, साथ ही इससे प्रशिक्षित सहकारिता का संस्कार भी सीख कर आएंगे कि ये आंदोलन देश के गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वे उनके साथी और उनकी पार्टी लगातार नकारात्मकता फैलाते रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों का विश्वास खो दिया है, जिन्होंने बार बार कांग्रेस को नकार दिया है। आज तक वे देश के विकास के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बना पाए हैं।
Nobody takes Mr. Rahul Gandhi seriously anymore because of the negativity that he, his party and his colleagues are continuously spreading. The falsehoods that they are spreading, I think they have lost the plot. They have lost the confidence of the people of India, who are again and again rejecting the Congress party and their politics. Till today, they have not been able to come up with any positive agenda for the development of the nation. Even in Karnataka, their government is completely collapsed. It's a hotbed of corruption. It's a government which is fighting amongst themselves every single day. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश के संबंधित प्रोजेक्टों के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई मारपीट को चिंताजनक बताते हुए कहा कि ये देवभूमि की संस्कृति पर आघात है। उनका कहना था कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को हाथ में ले रहे हैं। घटना बहुत ही चिंताजनक है और यह सिर्फ कोई एक व्यक्ति के इंसिडेंट का सवाल नहीं है। ये दो चीजों को बहुत धक्का देता है, एक हमारी देवभूमि की संस्कृति को और दूसरा जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो जाए उससे क्या आशा की जा सकती है। जिनके हाथों में कानून की रक्षा करना है वो अपने हाथों में कानून ले ले, ये कैसी सरकार चल रही है इसका जीता जागता नमूना है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। उसके साथ ही महिला सह अभियुक्त नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया है। छांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब असहाय युवतियों का ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म स्वीकार कराने का गंभीर आरोप है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई शिकायतें और मुकदमे दर्ज हैं। जलालुद्दीन के गिरोह में कई लोग शामिल थे। इस गिरोह के सदस्यों ने 40 से अधिक बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। गिरोह के सदस्यों ने खुद के नाम और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा खाते खुलवाए थे, जिनमें करीब 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। बलरामपुर के थाना गंडास बुजुर्ग अंतर्गत ग्राम रेहरा माफी निवासी छांगुर बाबा को एटीएस ने उसके वर्तमान ठिकाने ग्राम मधुपुर से गिरफ्तार किया है। खबर खेल जगत से है। बर्मिंघम में चल रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 32 रन बना लिए थे। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित कर दी। इस तरह टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार एक मैच में 1000 या उससे ज्यादा रन बनाने में सफल रही है। कप्तान शुभमन गिल ने एक और शतकीय पारी खेलते हुए शानदार 161 रन बनाए। पहली पारी में 269 रन बनाने वाले गिल एक मैच में 400 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा अगले साल तक के लिए टल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने आपसी सहमति से अगस्त 2025 में होने वाली भारत बांग्लादेश व्हाइट बॉल सीरीज को टालने का फैसला किया है। ये सीरीज 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की थी, जिसे अब सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। ये फैसला दोनों बोर्डों के बीच बातचीत के बाद लिया गया। और भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित हुए एनसी क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। एनसी क्लासिक टूर्नामेंट के पहले संस्करण में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। टूर्नामेंट में केनिया के जूलियस येगो ने चौथे प्रयास में 84.51 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। वहीं श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 80.10 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।